एमए के पेपर शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट्स को टॉप 5 क्वेश्चनों की तलाश है। एमपीएस 3 जो भारतीय शासन और राजनीति लोकतंत्र के विकास से जुड़ा हुआ ऐसा टॉपिक है जिस पे विषय तो बहुत ऐसा है कि अगर टॉपिक ढूंढा जाए तो बहुत सारे टॉपिक है कि किस पे पढ़े किस पे ना पढ़े। ऐसे में एमए के स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि उनको ये लगे कि ये टॉप 5 हम क्वेश्चन कर ले तो हम तो भाई खतरे से बाहर है, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों के एमए में अच्छे नंबर आ जाते हैं। ऐसे ही टॉप 5 हम क्वेश्चनों की आज बात करेंगे जो एमए में हमेशा पूछे जाते हैं और जिनके आने के चांस इस बार भी है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि बुक का ही नाम है भारतीय लोकतंत्र और उसका विकास। तो जो पहला ही क्वेश्चन है वो इससे जुड़ा हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र के विकास के बारे में बताओ। यह भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही है और इसमें मीडिया की भी, राजनीतिक दल की भी, न्यायपालिका की भी वो भूमिका पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन भारत की संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन भारत की विकास की रणनीति कि भारत किस तरह से विकास की प्रक्रिया से गुजरा है उसके ऊपर पूछेगा। चौथा क्वेश्चन जाति और लैंगिक असमानता और उसके मुद्दे के ऊपर पूछ सकता है। और पांचवा क्वेश्चन जो हर बार मैं देखता हूं कि वो किसी न किसी शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछता है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। ये टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे जुड़े हुए अगर क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर ले, चाहे वो लोकतंत्र का विकास हो, संघीय ढांचा हो, विकास की रणनीति व सामाजिक आंदोलन हो या जाति और लैंगिक के मुद्दे हो या धर्मनिरपेक्षता, अगर ये टॉप 5 क्वेश्चन करके जाता है तो 100% इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसके सामने आ जाते हैं जिससे कि वो किसी भी तरह से अपने आप को एग्जाम में परेशान नहीं समझ सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं वो बहुत ही मजबूत है। देश ने एक लंबी औपनिवेशिक व्यवस्था देखी जिसके तहत भारत अंग्रेजों के अधीन था। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन के जन नायकों नेताओं के द्वारा देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई और सिर्फ एक हम ये कांग्रेस या गांधीवादी विचारधारा नहीं कहेंगे बल्कि समाजवादी विचारधारा भी, कम्युनिस्ट विचारधारा भी, ये क्रांतिकारियों ने भी अपने अपने तरीके से देश के आज़ादी में योगदान दिया और उन्होंने ये कोशिश की कि भारत को आज़ादी मिले। एक लंबी गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1950-51 में देश का प्रथम चुनाव हुआ और जब 1950-51 में चुनाव हुआ था तो पूरी दुनिया में इस चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा थी, क्योंकि चुनाव को लेकर हमें इतना अनुभव नहीं था और हमारे देश में लोकतंत्र की जो ये जड़ें उस चुनाव से मजबूत हुई वो आज तक कायम है। आज हमारे देश के अंदर न्यायपालिका की भूमिका हो या संसदीय व्यवस्था के तहत विधान पालिका की भूमिका हो, आज देश के अंदर जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया, चाहे वो राजनीतिक दल हो, मीडिया हो। और इसी का नतीजा ये है कि आज भारत के अगल बगल जब पड़ोसी देशों में लोकतंत्र या तो है नहीं या है भी तो नाम मात्र का है, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर हमारे यहाँ जो मीडिया है, वो मीडिया की भूमिका भी हमारे देश में लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में रही है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया किसी भी लोकतंत्र का आधार माना जाता है और ये कोशिश की जाती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया ही लोकतंत्र के स्तर को ऊंचा लेकर जाती है। इसके अलावा भारत के अंदर जो राजनीतिक दल है, बहुदलीय प्रणाली होने के कारण बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे दलों के अंदर चुनाव के अंदर जो एक स्वतंत्र प्रतियोगिता दिखाई देती है इलेक्शन में, उससे भी देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र के आधार जो हैं वो काफ़ी मजबूत है और इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो भारत को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है और हमारे संविधान के द्वारा ही ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत के लोकतांत्रिक स्तंभ कितनी मजबूत है। वहाँ पे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका सभी के ये जो शक्तियाँ हैं उसका पूरी तरह से विभाजन किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो मजबूती नहीं बल्कि लोकतंत्र से जो जुड़ी हुई संस्थाएं भी हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधान पालिका हो, कार्यपालिका हो, राजनीतिक दल हो, मीडिया हो, स्वतंत्र न्याय निर्वाचन व्यवस्था हो, इन सब की भी भूमिका कहीं ना कहीं हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में रही है। लेकिन किसी भी देश की लोकतंत्र की मजबूती इस पे भी निर्भर करता है कि वो देश धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अपने आप को बांटने की कोशिश ना करे। देश के आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता बनी रहे तो इस तरह से लोकतंत्र के स्तंभ और अधिक मजबूत होते हैं। अगला क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था और भारतीय राजनीति में संघात्मक व्यवस्था होते हुए केंद्र और राज्य संबंध। संघात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती है। जहाँ पे शक्तियों के दो सेंटर हों, केंद्र और राज्य, उसे हम संघात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। संघात्मक व्यवस्था उदाहरण के लिए कई देशों में रहा और अभी भी है, अमेरिका, कनाडा, भारत। लेकिन सबसे पहले संघात्मक का सबसे सफल प्रयोग अमेरिका में हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में संघात्मक व्यवस्था की जो एक कैच करने की परंपरा शुरू हुई, वो अमेरिका से जो संघात्मक व्यवस्था शुरू हुई, वो कई देशों ने अपना लिया। जो भी संघात्मक शासन होता है, उसकी विशेषता ये होती है कि संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। 2 पावर सेंटर होते हैं, केंद्र और राज्य। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो केंद्र और राज्यों को झगड़ों का निपटारा कर सके। लिखित संविधान होगा और खासकर ये बड़े देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है और संघात्मक में कहीं-कहीं दोहरी नागरिकता भी दिखाई देती है। लेकिन संघात्मक का जो स्वरूप होगा वो हर देश में अपने अनुसार होगा। जैसे कि अमेरिका की अगर संघात्मक व्यवस्था देखी जाए तो वहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों पर्याप्त रूप से एक समान मजबूत है। लेकिन अगर भारत के संघात्मक को देखा जाए तो केंद्र और राज्यों में शक्तियां बंटवारा होने के बावजूद भी संघात्मक होते हुए भी एकात्मक दिखाई देता है। मतलब कि शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई है लेकिन केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। केंद्र ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? आय के साधन केंद्र के पास है, ज्यादा विषय केंद्र के पास है, नदियों पे संचार पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है और जो केंद्र सरकार ऑर्डर देता है वो राज्यों को पालन करना जरूरी होता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कभी-कभी केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद भी दिखाई देता है। एक तो अनुदान या यूँ कहते हैं कि आय के साधन को लेके केंद्र और राज्यों में विवाद देखने को मिलता है। राज्यपाल की भूमिका भी केंद्र और राज्यों में विवाद का कारण बनी है। धारा 356 के तहत विभिन्न राज्यों में बिना किसी कारण के राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई केंद्र और राज्यों के विवाद का। इसके अलावा कभी-कभी राज्यों को लगता है कि उन्हें प्राप्त अधिकार या स्वायत्तता या विकास को उतने मौके नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए और केंद्र सरकार ये सोचती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में हस्तक्षेप करके अपनी भूमिका बनाए रखे। तो कई कारण हैं जिसके कारण केंद्र और राज्यों के संबंधों में तनाव भारतीय संघीय व्यवस्था में कभी-कभी दिखाई देता है। किसी भी लोकतंत्र के अंदर 2 पड़ाव आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। उन्हीं 2 पड़ावों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक विकास की रणनीति और दूसरा सामाजिक आंदोलन।
अब भारत के अंदर जो विकास की रणनीति कैसी रही है, पहले उसकी बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो कई चुनौतियां थी। बहुत सारे शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान से लोग भारत में आए थे। आर्थिक असमानता बहुत थी, अशिक्षा बहुत थी, समाज के अंदर एक तरह से एकता भी स्थापित करना बहुत बड़ी उस समय चुनौती थी, क्योंकि विभाजन का जो डर था लोगों का अंदर एक तरह से बैठा हुआ था। देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सब में भारत कृषि हो, उद्योग हो, पिछड़ा हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए समाजवादी लक्ष्य रखा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए समाजवादी लक्ष्य, जिसके तहत उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व हमारे देश के सामने आया। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 और दूसरी 56 से 61 तक लागू हुई, और उसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही। देश के अंदर 1970 के दशक में कई बड़े परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे कि देश में क्रांति आई, देश के अंदर हरित क्रांति आई, तो देश के विकास को नई एक दिशा प्राप्त हुई। लेकिन 1990-91 तक आते आते जो देश की विकास दर थी, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के कारण या परिस्थितियों के कारण देश की विकास दर प्रभावित होती रही। भारत की विकास दर काफी गिरी, भारत को तो अपने सोना तक गिरवी रखने की नौबत आने लगी। और ऐसे समय में भारत ने नई आर्थिक नीति को लागू किया, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी। इसके तहत हमने सरकारी लाइसेंस, परमिट, कोटा को लिमिट कर दिया, या बिल्कुल एक तरह से खत्म कहो तो खत्म ही कर दिया। और हमने पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे कि हमारे देश में विकास की एक नई दिशा देखने को मिली। और आज कहीं ना कहीं भारत इन्हीं आर्थिक सुधारों के कारण चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। इसके साथ विकास से जुड़ी हुई कई चुनौतियां अभी भी हमारे सामने है। सबसे बड़ी चुनौती तो जनसंख्या है, आर्थिक असमानता है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। इनको हमें कंट्रोल करना जरूर पड़ेगा, इन चुनौतियों को। अगला जो क्वेश्चन है वो सामाजिक आंदोलन क्या है। किसी भी लोकतंत्र को मजबूती देने में सामाजिक आंदोलनों की अहम भूमिका होती है। सामाजिक आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक हितों को पूर्ति के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं। मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, मछुआरे आंदोलन, ये सब सामाजिक आंदोलन के उदाहरण है। सामाजिक आंदोलनों की विशेषता ये होती है कि इसमें समाज मेन होता है, समाज की भागीदारी होती है, और कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य इसके अंदर जरूर होगा सामाजिक आंदोलनों का। और सामाजिक आंदोलन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सामाजिक आंदोलन जो आप कर रहे हैं उसका एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। सरकारी संपत्तियों को आप नुकसान ना पहुंचाएं। आपका आंदोलन जो है वो निरंतर चलना चाहिए। इन सामाजिक आंदोलनों का क्या महत्व है? इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है कि हमें सामाजिक हितों के लिए ये काम करना है। और कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो दिखाई देता है वो ये है कि सरकार की तानाशाही पर भी रोक लगती है। भारत जैसे देश के अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो भारतीय समाज एक परंपरावादी समाज है, जहाँ पे जाति, निर्जातीयता और जेंडर समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। भारत एक जातीय समाज कहा जाए भारतीय समाज को, कि जातीय संरचना के आधार पर भारतीय समाज संगठित है, तो गलत नहीं होगा। और ये जातीय व्यवस्था भारत में नई नहीं है। वैदिक काल, रामायण, महाभारत से चार जातियों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बात होती आ रही है। जातीय आधार पर हमारे देश के अंदर वोट मांगे जाते रहे हैं, वोट डाले जाते रहे हैं, कमीशन बने हैं, जैसे कि मंडल कमीशन। जातीय आधार पे हमारे देश में आंदोलन हुए, जातीय आधार पे रिजर्वेशन हुए हैं, और जातीय आधार पे कई हिंसक मुद्दे देखने की घटनाएं देखने को मिली है। तो जातीय व्यवस्था जो है भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक बात ये समझा जाए कि ये जो जातीय समस्या है वो देश के अंदर इतने बड़े स्तर पे नहीं हो जाना चाहिए कि राष्ट्रीय हित तो
बाद में आ जाए और जातीय हित पहले आ जाए। कहीं न कहीं सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए और जाति उसके बाद होना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में ये देखा गया है कि जाति को आधार बनाकर बड़े से बड़े चीज़ों को, राजनीतिक फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि जातीय आधार पर देश की एकता, अखंडता, विकास किसी भी हद तक प्रभावित ना हो और सभी जातियों के अंदर समन्वय की भावना हो। जातीय आधार पे किसी भी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से खेलने का भी अधिकार नहीं है। निर्जातीयता की बात कहें तो ये लोग जो हैं वो आदिवासी हैं और ये अब पूरी दुनिया में है। भारत में अंडमान निकोबार की बात हो या नॉर्थ यूरोप की बात हो या फिर लैटिन अमेरिका की बात हो, ये निर्जातीयता जो होते हैं, ये अपनी अपनी एक अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और एक अपने रिवाज के लिए जाने जाते हैं और किसी भी देश की ये मूल निवासी होते हैं। इनकी संस्कृति और इनके पहचान को बनाए रखना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये समाज से कटे नहीं, इनको भी विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। अब अगला जो समस्या है जेंडर पे, जेंडर यहाँ पे महिला है। भारतीय समाज की अगर आधी आबादी देखी जाए तो महिलाओं की है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं की महिलाओं से जुड़े हुए उनके मुद्दे बने हुए हैं। आज भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। पितृवंशिकता का प्रभाव आज भी भारतीय समाज में दिखाई देता है। प्रशासनिक, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महिलाओं को अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। महिलाओं को पूरा पर्याप्त मौके मिलने चाहिए, इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और समान अवसर और समान अधिकारों की प्राप्ति से ही कोई भी समाज बिना महिलाओं के आगे बढ़ाए हुए आगे नहीं बढ़ सकता और यही चीज़ भारतीय समाज पे भी पूरी तरह से लागू होती है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो और वो देश सभी धर्मों को सम्मान दे, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव ना करे, इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो आप पाओगे कि भारत के अंदर कई धर्मों का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम और ईसाई धर्म भारत में आए भी तो भारत में उनका पूरा सम्मान प्राप्त हुआ। और जो धर्म के नाम पे भारत के अंदर धार्मिक सहनशीलता रही है, वो बेजोड़ रही है। भारत तो धर्म के नाम पे आध्यात्मिक गुरु की उपाधि भी प्राप्त किया हुआ है। तो निरपेक्षता का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। भारतीय संविधान भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बनाते हैं और कहते हैं कि भारत के अंदर भाई सभी धर्मों को सम्मान है और धर्म के अनुसार आप प्रबंध करो, धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचाती है, उनमें सबसे बड़ा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि धर्म के नाम पर भेदभाव, अपने धर्म को तो सर्वोच्च या उच्च मानना, दूसरे धर्म को उस सम्मान ना मानना या अपने धर्म को प्राथमिकता देना या दूसरे धर्म को हीन मानना, ये जहाँ सोच आ जाती है धर्म के नाम पे, जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता घर कर जाती है और धर्मनिरपेक्षता को एक तरह से चोट पहुंचाने में अगर किसी भी चीज का योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान ये सांप्रदायिकता है और खासकर तो ये उन देशों में ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और सांप्रदायिकता कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि ये धर्म आस्था को चोट पहुंचाती है, धार्मिक एकता को खत्म करती है, लोकतंत्र को खत्म करती है, देश के विकास और देश की एकता और अखंडता को भी प्रभावित करती है। धर्मनिरपेक्षता को के अलावा कुछ ऐसे धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल भी है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ाते हुए अपनी संकीर्ण राजनीतिक सोच को या संकीर्ण धार्मिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। धर्म एमए के स्टूडेंट्स जो एमपीएस 3 है वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सिलेबस होता है। आप उसमें उतना ही लिखें जितना पूछा जाता है। टॉप 5 क्वेश्चन को उठाते हुए टू दो शॉर्ट नोट आते हैं वो जरूर करें। क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन भी दे, पॉइंट भी दे और निष्कर्ष भी दे, लेकिन फालतू ना लिखे, पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर दे। मेरी ये रिकॉर्डिंग आपको जहां एक तरह से क्वेश्चन को पॉइंट एक्सप्लेन
के रूप में समझाएँगे। वहीं पे आपके लिए ये फ्री में बुक्स, नोट्स भी उपलब्ध होंगे और उससे आपको कितनी मदद मिली, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।